नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का एक खास अंक लेकर हम हाजिर हैं और अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स और आपके साथ रहूंगी मैं जया और भावना। बहुत बहुत शुक्रिया जया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। सुप्रभात। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, जिसमें होंगी प्रधानमंत्री आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 5 राज्यों के में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में संकल्प पत्र लॉन्च करेंगे। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल हमास संघर्ष की, खेल और फिल्म जगत की। लेकिन नया सवेरा में हर अंक में हम आप आरंभ करते हैं एक शुभ विचार के साथ, यानी कि संस्कृत में सुभाषितम के साथ। आइए एक नजर डालते हैं। वाल्मीकं मधुहारश्च पूर्वपक्षे तु चन्द्रमाः राजद्रव्यं च वैक्षं च स्तोकस्तोकेन वर्धते। सुभाषितम तो इसका अर्थ है चींटियों द्वारा बनाया गया ढेर, मधुमक्खी के छत्ते के भीतर मधु, शुक्ल पक्ष में चंद्र का आकार तथा राजा का कोष एवं भीख में मिला दान धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। तो जरूर सीख लीजिए इस सुभाषितम से। और आइए अब देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिभागी लेंगे भाग। पांचों चुनावी राज्यों में सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में पार्टी के संकल्प पत्र का करेंगे विमोचन। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभनपुर और चंद्रपुर में मतदाताओं को लुभाने की करेंगे कोशिश। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, खराब वायु गुणवत्ता की वजह से प्राइमरी स्कूल 2 दिनों के लिए बंद। प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली सैनिकों ने गजा शहर को पूरी तरह से घेरा। जर्मनी ने हमास पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिर पहुंचेंगे तेल अवीव। अमेरिकी सेनेट में इजरायल को $14.3 बिलियन की मदद देने का प्रस्ताव हुआ पारित। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। मुंबई में श्रीलंका को दी 302 रन से करारी शिकस्त। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए नीदरलैंड के खिलाफ आज होने वाले मैच में अफगानिस्तान के लिए जीतना जरूरी। और राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सहित अन्य प्रतियोगिताओं में उतरेंगे खिलाड़ी। अब तक 60 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र पहले पायदान पर काबिज, सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के इस संस्करण में नीदरलैंड साझेदार देश होगा, जबकि जापान और वियतनाम फोकस देश होंगे। ये आयोजन वर्ल्ड फूड इंडिया वैश्विक हितधारकों के सामने इस क्षेत्र की क्षमता को पेश करने का एक प्रयास है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। खास तौर से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देश में निवेश के तमाम मौके मिल रहे हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। पीएम मोदी प्रगति मैदान के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के इस संस्करण में नीदरलैंड साझेदार देश होगा, जबकि जापान और वियतनाम फोकस देश हैं। ये आयोजन वैश्विक हितधारकों के सामने इस क्षेत्र की क्षमता को पेश करने का एक प्रयास है।
ये आयोजन सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का एक अनूठा उदाहरण भी होगा, क्योंकि 11 केंद्रीय मंत्रालय और उनसे जुड़े स्वायत्त निकाय इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में हमारे 11 केंद्रीय मंत्रालयों का इसमें भागीदारी है और उनसे संबंधित जो भी हमारे संगठन हैं उन सब ने इसमें हिस्सेदारी करने का फैसला किया है। जो देश में उसके बाहर जो देश इसमें हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं उनकी संख्या 16 है, जिसमें नीदरलैंड हमारा पार्टनर कंट्री के तौर पर है और जो फोकस कंट्रीज है वो जापान और वियतनाम है। इस आयोजन में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और कई देशों के करीब 10 विदेशी मंत्री स्तरीय और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे। इसके तहत खरीदार विक्रेता बैठक भी आयोजित की जा रही है और इसमें 75 से अधिक देशों के लगभग 1000 विदेशी खरीदारों के भाग लेने की संभावना है। इसके अलावा गिनीज रिकॉर्ड कायम करने के उद्देश्य से 60 से 80 रसोइये मिलकर दुनिया का सबसे लंबा बाजरा डोसा बनाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की सफलता विश्व में होने वाले इस तरह के आयोजनों में भारत की महत्ता को स्थापित करेगी। गौरतलब है कि मोटे अनाजों के प्रोत्साहन के लिए मोदी सरकार ने कई पहल की है, जिससे दुनिया भर में श्री अन्न की महत्ता भी बढ़ी है और इसे लेकर लोगों की रुचि भी। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे और आइए सीधे रुक करते हैं राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में क्या कुछ खास होने वाला है, उसकी एक छोटी सी झलक इस वक्त हमने एक रिपोर्ट में देखी, लेकिन जिस तरह से भारत में हम मिलेट्स की क्रांति देख रहे हैं उसकी अब जो असर है उसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। पूरे दुनिया से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे इस वर्ल्ड फूड इंडिया में, क्या कुछ खास उनको पेश किया जाएगा भारतीयों की तरफ से? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम देख रहे हैं कि दुनिया जिसके लिए भारत की तरफ देख रही है फूड सेक्टर में। पहली बात तो यह है कि हमारे जो अलग अलग व्यंजन हैं, अलग अलग उत्पाद हैं, अलग अलग राज्यों की जो खासियत है, दक्षिण भारत में देखें तो इडली डोसा है, पराठा है, या मिलेट की बात करें तो मोटे अनाजों में श्री अन्न में हमने देखा है कि जो क्रांति दिख रही है और उसके प्रति दुनिया का आकर्षण दिख रहा है, चूंकि वो स्वास्थ्यवर्धक है और क्या क्या उत्पाद बन सकता है, कितने स्वादिष्ट उत्पाद बन सकते हैं, उनको लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और शेफ देश भर से जो चुनिंदा शेफ हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग व्यंजन बनाए जाएंगे, प्रतियोगिता भी होगी, तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत आकर्षण होगा। तो दुनिया के सामने हम जो मोटा अनाज है उसके तमाम व्यंजनों को सामने रखेंगे और उसके जो फायदे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया भर की जो कंपनियां और सीईओ आए हैं वो जान पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अलग अलग राज्यों की जो व्यंजन है, जो खासियत है, उसको भी बेहतर तरीके से दुनिया के लोग जान पाएंगे इस प्रदर्शनी के जरिए जो यहाँ पर लगाई गई है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि प्रोसेसिंग के जरिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता है उसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। हम जानते हैं कि हम फूड सरप्लस देश हो चुके हैं, हम महत्वपूर्ण खाद्यान्नों का एक तरह से निर्यात भी करते हैं। तो ऐसे में प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मामले में हम अभी उतने अग्रणी नहीं हैं कि प्रोसेस जो फूड होता है जिसमें आप देखें कि नए रोजगार पैदा होते हैं और एक तरह से देखें कि उसमें निवेश आता है, उसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है बीते कुछ वर्षों में। तो कैसे उस क्षेत्र में रोजगार बढ़े, और 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि प्रस्ताव आएंगे, तो उससे हम देखेंगे कि जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं उनमें एक तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगी और तमाम मौके युवाओं के लिए, चूंकि हम जानते हैं फूड प्रोसेसिंग उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे फायदा ये होता है कि एक अन्न की जो बर्बादी है वो रुकती है। हम इस खाद्य जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग है उसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और भारतीय फूड प्रोसेसिंग जो उद्योग है उसको हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि काफी आगे बढ़ रहा है। अगर आप एक स्टडी देखें, आज से 7-8 साल पहले आप देखें तो कहा जाता था कि 1 लाख करोड़ या 70-75 हजार करोड़ रुपए
का अन्न या तमाम खाद्यान्न उत्पादन जो सब्जी होता है, पेरिसेबल फूड जिसे बोलते हैं, वो बर्बाद हो जाते थे, इसलिए चूंकि उनकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती थी या फिर उनकी आवाजाही या ढुलाई में वो सड़ जाते थे। अब उसमें कटौती होनी शुरू हुई है। हमने देखा है कि प्रोसेसिंग जो उद्योग है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो तमाम ऐसे, चाहे ब्रेकफास्ट में हो या फिर जब आप काम के लिए जाते हैं, कई ऐसे खाद्यान्न उत्पाद। शैलेंद्र, मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, शैलेंद्र मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आयुष मंत्रालय का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आयुष आहार की बात करें तो वो ये सिर्फ ये नहीं कि वो घरेलू नुस्खों के लिए काम आता है, वो इसलिए भी काम आता है कि रोग मुक्त आहार हो। तो जो दूसरे देश या प्रतिनिधि के तौर पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो भारत को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भारत की खाद्य में बहुत के क्षेत्र में एक पुरानी संस्कृति रही है, एक पुराना इतिहास रहा है। ये देखिए, हमारे ठीक पीछे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपनी प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, और वहाँ एक तरह से देखें कि भारत में आप देखें तो आहार को स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाता रहा और एक परंपरा रही है। तो कैसे हम अपने खान पान के जरिए रोगों से दूर रह सकते हैं, कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में देखें तो भारत की जो एक विरासत रही है, हमारी जो एक पुरानी विरासत रही, उसमें खान पान पर बहुत जोर दिया गया है, जो स्वास्थ्यवर्धक हो, जो एक तरह से देखें रोगों से बचाने वाला हो। तो वो उस पूरी दुनिया देखेगी कि भारत की जो एक ऐतिहासिक और एक है रिच कल्चर और परंपरा रही है खान पान को लेकर। तो इन प्रदर्शनी के जरिए ये भी एक तरह से शोकेस किया जाएगा। दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड और फूड प्रोसेसिंग और मोटे अनाजों को लेकर जो उत्पाद बन रहे हैं, उनमें हम उस दुनिया के तमाम कंपनियां देखेंगी कि कैसे भारत में प्रगति हो रही है, कैसे इसमें स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। हम तमाम स्टार्टअप्स को जो अब एक तरह से देखें बड़ी कंपनियों की तरफ उनका आकार बड़ी कंपनियों में बदल रहे हैं, वो इसमें पार्टनर है या साथ में यहाँ पर मौजूद है, तो उनको भी मौका मिलेगा वैश्विक मंच पर एक तरह से अपने उत्पादों को सामने रखने का। बिल्कुल, तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 तैयार है आगमन शुरुआत के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पूरे विश्व से यहाँ पर सीईओज और तमाम जो फूड कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही हैं, और वो देखेंगी कैसे भारत में जो मिलेट क्रांति इस वक्त हो रही है, और जो भारत की जो कला संस्कृति के साथ साथ जो आहार की एक संस्कृति है जो हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सव बनाते हैं हमारे खाने को लेकर, उसका भी एक नज़ारा उनको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में, और अब वक्त हो चला है खबरें देखने का चुनावी राज्यों की, यानी कि जनादेश की। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह के साथ साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर,
प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सभी 90 सीटों पर 3 दिसंबर को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के पहले चरण की 20 सीटों के चुनाव प्रचार के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावों में झोंक दिया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के अभनपुर और चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और रायपुर से इस वक्त हमारे साथ धीरज जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। धीरज, सबसे पहले ये आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको मैदान में यहाँ पर उतार दिया है, यानी कि अब जो चुनावी पारा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ हलचल है इस वक्त और खास तौर पर आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, आज की जो अगर सबसे बड़ी खबर मानी जाए तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि भाजपा अपना संकल्प पत्र, चुनावी घोषणा पत्र आज छत्तीसगढ़ में लाएगी और उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उनके साथ यहाँ के जो प्रभारी हैं ओम माथुर और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के अरुण साव भी उस मौके में, उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दरअसल ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र का इंतजार यहाँ की जनता को काफ़ी समय से था, क्योंकि चुनाव के आप जानते हैं आज 3 तारीख है और 7 तारीख को यहाँ पहले चरण का मतदान होगा। तो अभी घोषणा पत्र का इंतजार यहाँ के लोगों को बखूबी से था, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ लगभग जो 70 नई घोषणाएं की है। तो अब जो भाजपा के जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में ये चीज़ें बार बार दौड़ रहा था कि आखिर कांग्रेस की इतनी घोषणाएं हुई है और भाजपा की घोषणा पत्र नहीं आई है। तो इसका इंतजार कहूँ तो यहाँ की जनता के लिए काफ़ी समय से था और हर रैलियों में, हर सभाओं में जनता यही पूछ रही थी कि हमारा घोषणा पत्र कब आएगा। तो अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज लगभग 1 बजे के करीब ये घोषणा पत्र आएगा और उस घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़िया लोगों की मन की बात को जरूर सुनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जहां तक घोषणा पत्र की बात है तो उसमें भाजपा की तरफ से भी कई चीज़ें आ सकती है, कई वायदे भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ की किसानों के लिए धान खरीदी की बात होती है, जैसे किसान कर्ज माफ़ी की बात कांग्रेस ने की है। इसके अलावा यहाँ जो जितने घोटाले हुए हैं, करप्शन हुए हैं, जैसा कि कल ही कांकेर की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जुड़ते हुए जोर देकर कहा कि देखिए यहाँ पे बीते 5 सालों में कई घोटाले हुए हैं, तो जब अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों की नज़र इस पे भी है कि जो आगे जो प्रधानमंत्री ने जो बातें मातृभाषा की कही है, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कही है, उस पर कैसे भाजपा का घोषणा पत्र में फोकस रहता है। खास करके यहाँ की जो अगर पहले चरण की बात 20 सीटों की बात करें तो अधिकांश जो सीटें हैं वो आदिवासी इलाकों की सीटें हैं, बस्तर संभाग के क्षेत्र में है। तो बस्तर संभाग में जैसे बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ हमने एक स्टील का कारखाना हमने वहाँ लगाया है। बस्तर के लोगों का, वहाँ के आदिवासियों का कैसे विकास हो, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और ख़ास तौर पे जो जैसा कि जिक्र राजनीतिक विश्लेषक भी करते हैं कि बस्तर का जो इलाका रहा है, यहाँ लगभग 70% आबादी जो है आदिवासियों की रही है और ये आदिवासी मूल रूप से कांग्रेस के वोटर रहे हैं। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। चाहे आप गांव की तरफ चले जाएं तो वहाँ टूटी सड़कें हैं, अस्पताल की सुविधा का अभाव है और ख़ास करके ऐसे लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि उनके पास केंद्र की कौन सी योजनाएं आ रही है, उनके क्षेत्र में कौन कौन सा विकास का कार्य हो रहा है, या वो जो है वो मुख्य धारा का हिस्सा क्यों नहीं है। तो भाजपा जबकि अपना घोषणा पत्र लाएगी तो इन तमाम मुद्दों की वो जरूर चर्चा करेगी, जिसमें कि आदिवासी को जरूर शामिल किया जाएगा। जैसा कि कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए हमने पहली बार देश की आदिवासी बेटी को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी यहाँ के घोषणा पत्र की बात करेगी तो उसमें आदिवासी
किसान के लिए धान खरीदी, किसान कर्ज माफी, वनोपज की बात ही जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस घोषणा पत्र में। कहा जाता है कि हम आपको एमएसपी देंगे। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ा दिन है क्योंकि घोषणा पत्र का लॉन्च होगा और बीजेपी अपने तमाम वायदों के साथ आएगी और 7 नवंबर को पहले चरण के चुनाव हैं ही। तो धीरज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही हैं। अब बात करें अगर मध्य प्रदेश चुनाव की, तो उसको लेकर भी सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के रीवा में चुनावी प्रचार करेंगे। इस दौरान नड्डा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाओं और 3 रोड शो के साथ संगठनात्मक बैठक में भाग लेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:15 बजे मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचेंगे, जहां वे रीवा जिले की क्योंथर के ग्राम चुनरी में पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष 12:30 बजे चुनरी गांव में सिरमौर के जावा और सिरमौर में रोड शो भी करेंगे। इस दौरान नड्डा दोपहर 1 बजे जावा में रथ सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा अपने रोड शो का समापन के बाद सिरमौर में डेजी पब्लिक स्कूल के समीप पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। इसके बाद सिरमौर, गोंद मोड़ और सेमरिया में रोड शो करेंगे। एमपी में 17 नवंबर को मतदान होंगे, वहीं 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से अजीत, मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर। अजीत, सुप्रभात। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नामांकन और नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और स्टार प्रचारक भी आ गए हैं और दूसरे नेताओं को मान मनोवन का भी जो सिलसिला है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो चुनावी रण है अब किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी, सुप्रभात आप लोगों को भी। और देखिए, मध्य प्रदेश का चुनावी रण जो है इस समय बहुत ज्यादा यहाँ माहौल गर्म है और जिस तरीके से हम देखें कि 17 तारीख को वोटिंग है, 17 नवंबर को, तो बहुत ही कम समय जो है वो दोनों ही दलों के लिए बचा है, सभी दलों के लिए बचा है और 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा हुआ है। तो सभी पार्टियां कोशिश कर रही है कि जो चुनाव प्रचार है उसको पूरा तेज कर दिया जाए और इसकी कड़ी में जो स्टार प्रचारक है, अगर हम बात करें आज तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनका दौरा है। इसके बाद कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रतलाम में आ रहे हैं, जहां पर कि वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे 5 तारीख को। और इसके अलावा देखिए, लगातार उनकी सभाएं प्रस्तावित है। 15 तारीख तक करीब 1 दर्जन कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री के अभी मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में प्रस्तावित है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो लीडर है प्रियंका गांधी, उनके कार्यक्रम भी यहाँ प्रस्तावित है 8 और 9 तारीख को मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री, वो लगातार मध्य प्रदेश के तमाम अंचलों में लगातार दौरे कर रहे हैं, ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और ज्यादा लोगों को एड्रेस किया जाए। तो इस समय देखिए मध्य प्रदेश में पूरा चुनावी माहौल बहुत ज्यादा है और इसमें देखिए कम समय है, त्योहारों का समय है, इसको देखते हुए कोशिश कर रहे हैं दोनों ही दल और तमाम प्रत्याशी की ये जो समय है करीब 10 से 12 तारीख तक, उसके अंतर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बढ़ाई जाए, लोगों से संपर्क साधा जाए और चुनावी रैलियां जो है वो कराई जाए। दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक जो है उनका आना शुरू हो गया है और जैसे कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश लगे वो छत्तीसगढ़ जो बगल में ही है बिल्कुल, तो वहां पर लगातार तो देखिए, तो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी ताकत झोंक रहे हैं कि चुनाव में कैसे जीत उनको हासिल की जाए। आज जिस तरीके से भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी रैली है, संबोधित करेंगे, साथ ही दूसरे दल भी, आपके नेता भी जो हैं, अरविंद केजरीवाल का भी मध्य प्रदेश दौरा हो सकता है। फिलहाल इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पे चुनावी घमासान जारी है और हम भी आपको लगातार अपडेट लाते रहेंगे जनादेश के जरिए। जुड़े रहिए डी न्यूज़ के साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है,
खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में और बढ़ते हैं अगली खबर की और बात है दिल्ली के वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लोधी रोड इलाके में AQI 438, जहांगीरपुरी में 491, आरकेपुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के आसपास 473 दर्ज किया गया है। और दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। बदतर होते हालात को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। यानी अब आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर पूरी तरह से बंद होगा। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। साथ ही दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली NCR के प्राइमरी स्कूलों को आज और कल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर आधारित एक रिपोर्ट बता रही है कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 5 वर्षों से भारत का सबसे प्रदूषित शहर बनी हुई है। पिछले 5 वर्षों में वायु गुणवत्ता के विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां देश के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, तो वहीं हालिया रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ और पटना जैसे राज्यों की राजधानियों में इसमें गिरावट आई है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। DMRC ने बताया है कि पूरे नेटवर्क में 20 फेरे बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे बढ़ते वायु प्रदूषण से कौन सी ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा होता है और प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से ऐसे आप उपाय कर सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कुछ दिनों से वातावरण में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरा बढ़ रहा है और स्वास्थ्य पर इसके कई दुष्प्रभाव हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 जैसी गैसों और कणों से काफी हानिकारक प्रभाव होते हैं। श्वास लेने पर प्रदूषित कण व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचते हैं। जिन व्यक्तियों को पहले से ही श्वसन रोग है, उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और गंभीरता उत्पन्न हो सकती है। देखिए, इस समय वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर तक पहुंच चुका है। तो इस समय जो लोगों को गला खराब होना, खांसी होना, रात को सो नहीं पाना, सांस में तकलीफ होना, ये बहुत देखा जा रहा है और ये बिना बुखार के हो रहा है। तो 2 तरह से जिनको पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या COPD की बीमारी है, उनको ज़्यादा असर होता है। जो एल्डरली हैं या उनको हार्ट डिजीज़ है, उनको ज़्यादा असर हो रहा है। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं उनको भी तकलीफ़ें हो रही हैं, गला ख़राब हो रहा है, गला सूख रहा है, खांसी हो रही है, कभी कभी रात को उठ के बैठना भी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम सिर्फ श्वसन तंत्र को क्षति और श्वसन रोग होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव से कई अन्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। सेल्फ मेडिकेट ना करें। 3 कोर्सेज एंटीबायोटिक के ना लें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट इलाज देगा। तो ये जो वायु प्रदूषण है, इसे हमें समझना है कि हमारे शरीर को असर कर रहा है। इस समय जो सिंपल मास्क है उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको बीमारी है लंग की या हार्ट की, तो आप N95 मास्क पहन सकते हैं और कम से कम वायु प्रदूषण से एक्सपोज हों, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाएं। अगर उनको तकलीफ़ है तो एकदम से डॉक्टर को सलाह लें, ख़ास करके अगर वीजिंग बहुत हो रही है या फिर अगर रात को सोने में दिक्कत हो रही है, सारी रात अगर खांसी चलती है, और अगर आजकल सबके पास एक ऑक्सीजन का एक मेजरमेंट जो प्रोब होती है जिसको ऑक्सीमीटर कहते हैं, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचाव करें
और इसे कम करने के उपाय करें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो राजधानी दिल्ली की हवा इस वक्त जहरीली हो गई है, तो इसलिए बचें घर से बाहर निकलने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम द मार्जिन्स टू द सेंटर नाम की कला प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहेंगे। भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल, वांगचुक आज से भारत की 8 दिन की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भूटान नरेश असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर उपलब्ध होगा। और आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक बार फिर डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक और प्रतिभागी लेंगे भाग। पांचों चुनावी राज्यों में सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में पार्टी के संकल्प पत्र का करेंगे विमोचन, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभनपुर और चंद्रपुर में मतदाताओं को लुभाने की करेंगे कोशिश। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। खराब वायु गुणवत्ता की वजह से प्राइमरी स्कूल 2 दिनों के लिए बंद। प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायली सैनिकों ने गजा शहर को पूरी तरह से घेरा। जर्मनी ने हमास पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज फिर पहुंचेंगे तेल अवीव। अमेरिकी सेनेट में इजरायल को $14.3 बिलियन की मदद देने का प्रस्ताव हुआ पारित। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। मुंबई में श्रीलंका को दी 302 रन से करारी शिकस्त। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए नीदरलैंड के खिलाफ आज होने वाले मैच में अफगानिस्तान के लिए जीतना जरूरी। और राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सहित अन्य प्रतियोगिताओं में उतरेंगे खिलाड़ी। अब तक 60 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र पहले पायदान पर काबिज, सर्विसेज दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में, और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और संध्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या खास है आज जल्दी से प्रकाशित समाचार पत्रों में?
जी गुड मॉर्निंग जया और भावना। आज के हमारे इस खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं इसी सप्ताह होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से जुड़ी खबर के साथ, जिसे आज अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग भी इस तैयारियों को तेज कर रहा है, साथ ही साथ अपने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार 12 विधानसभाओं के लिए पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए संवेदनशील केंद्र जो होंगे उस पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें बीएसएफ हो, अर्धसैनिक बल हो और स्थानीय पुलिस हो, इन सभी की तैनाती रहेगी। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके, इसके लिए भी खास तैयारियां की है। ऐसे 40 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 126 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि जो सुदूर इलाके के गाँव है वहाँ के मतदाता भी इस मतदान में भाग ले सकें। अगली खबर छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई है, जहाँ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही कि जिसने भी राज्यों को लूटा है सब कुछ लौटाना होगा। ये बात आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने ली है। अगली खबर की बात करें तो वो है प्रदूषण से जुड़ी हुई। जी हाँ, राजधानी में अब जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही है और इसको लेकर के आज डॉक्टर्स ने कहा है कि ये जो सांस की समस्या खड़ी हुई है इससे को लेकर के लगभग 30% मरीज बढ़े हैं और उनका ये भी कहना है कि बिना पिए रोजाना आप जो ये जहरीला धुआं अपने अंदर जा रहा है उससे 40 से 50 सिगरेट के बराबर ये धुआं है, जो कि आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को प्रभावित कर रहा है। और डॉक्टर्स ने ये भी राय दी है कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने घरों के खिड़की दरवाजे भी बंद रखें। तो आज दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, ये भी प्रदूषण से ही जुड़ी हुई है, जो कि हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि दिल्ली में जो ये प्रदूषण भरी हवा है, जहरीली हवा है, इसको देखते हुए प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। और अगली खबर हिंदुस्तान अखबार से ही है और ये है एक हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर। जी हां, आजमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से एक सरसों की ऐसी प्रजाति विकसित की है जिससे फैटी एसिड जिसमें ना के बराबर होगा। और ये बताया है कि खास सरसों के इस तेल से बने भोजन दिल के खतरे को कम करेगा। और एक और खबर की बात करें जो कि अर्थ जागरण से जुड़ी हुई पेज पर ली गई है, जिसने बताया है कि देश का जो फार्मा सेक्टर है वो अब बढ़ोतरी की राह पर है। वस्तुओं के कुल निर्यात में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन विदेश में लगातार भारत की बनी दवाओं की मांग बढ़ रही है। इसे लेकर के भी आज अर्थ जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से बताया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं अयोध्या की, जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और बताया है कि इस बार भी अयोध्या में धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाएगा और 21 लाख की जगह इस बार 24.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। और आपको बता दें कि इन्हें खास तौर पर स्थानीय कुम्हारों के द्वारा तैयार किया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री भी अपील करते हैं लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की, तो इस बार जो दीपोत्सव अयोध्या में हमें देखने को मिलेगा उसे स्थानीय कुम्हारों ने तैयार किया है। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और समाचार पत्रों में प्रमुख जो खबरें छपी हैं उनको हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल और फिल्म जगत की, साथ ही कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए नया सवेरा में अब बात दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। इजरायल सेना का हमास पर हमला जारी है। इजरायली सैनिकों ने गजा शहर को पूरी तरह से घेरने का दावा किया है। गजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 9,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि गजा की 23 लाख आबादी में से 14 लाख से अधिक लोग हुए हैं बेघर। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है।
इजराइल डिफेंस फोर्स के मैरोम ब्रिगेड यूनिट को संबोधित करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी सेना आगे बढ़ रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। हमास के खिलाफ दुनिया भर में उठ रही है आवाज। जर्मनी ने हमास का समर्थन करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हमास का साथ देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजराइल की कार्रवाई जारी। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर के एक इजरायली छापेमारी के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत और 4 अन्य हुए हैं घायल। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज दूसरी बार इजराइल दौरे पर तेल अवीव पहुंचेंगे। ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारी टकराव के बाद अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इजराइल को $14.3 बिलियन की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव के समर्थन में 226 जबकि विपक्ष में 196 वोट पड़े। इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। बाइडेन ने सीनेट से इजराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए फंडिंग के साथ साथ मानवीय आधार पर $106 बिलियन की सहायता राशि के पैकेज को मंजूरी देने के लिए कहा है। पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी को कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की, जिसके बाद तिथि की घोषणा की गई। इसके साथ ही देश में आम चुनाव को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है। और आइए अब बात कारोबार जगत की। सरकार ने बताया है कि 1 नवंबर तक 161.47 लाख टन धान है। इसके अलावा मंत्रालय का लक्ष्य खरीफ विपणन सत्र में 521.27 लाख टन चावल खरीदने का है। एफसीआई ने ई नीलामी में के दौरान 19वें दौर में 2.87 लाख टन गेहूं बेचा है। एफसीआई ने ओएमएसएस के तहत बोली की मात्रा बढ़ाकर 200 रुपए टन कर दी है। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए इस महीने खुदरा बाजार में 1 लाख टन प्याज लाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप करना जरूरी है। फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में लगातार दूसरी बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों में 5.2% से 5.5% पर बरकरार रखा है। इस साल जुलाई से ही यह अमेरिका की प्रमुख ब्याज दर है। वित्त वर्ष 2028 तक भारतीय गेमिंग बाजार के $7.5 अरब के राजस्व स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं नवंबर 2022 में वित्त वर्ष 2027 से इसके राजस्व में $8.6 बिलियन की गिरावट का अनुमान था। भारतीय गेमिंग उद्योग ने वित्त वर्ष 23 में $3.1 बिलियन का राजस्व कमाया। वित्त वर्ष 22 में $2.6 बिलियन राजस्व था। इस साल 19% की वृद्धि दर्ज हुई है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। तो भारत का विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है और टीम ने इस विश्व कप में लगातार 7वीं जीत दर्ज की। इस जीत की सबसे बड़ी बात यह रही कि ये एक टीम यूनिट के तौर पर टीम की बड़ी जीत रही। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराया और मुकाबले में 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मुंबई के वानखड़े के मैदान पर जब टीम इंडिया उतरी तो टीम के सामने लक्ष्य साफ था, जीत दर्ज कर विजय के अपने सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस श्रीलंका ने जीता और पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अब तक बुलंद शुरुआत देते आ रहे रोहित शर्मा अपने होम ग्राउंड पर खास नहीं कर पाए और महज 4 के स्कोर पर दिलशान मधुशंका की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला, जिनका बखूबी साथ दिया जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 189 रन की साझेदारी हुई और इस बीच दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों का विकेट मधुशंका ने लिया। शुभमन गिल ने 92 गेंद पर 92 रन बनाए तो वहीं विराट कोहली ने 94 गेंद पर 88 रन बनाए। यहां से पारी को संभालने का काम किया श्रेयस अय्यर ने,
जिन्होंने 56 गेंदों पर 82 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। अय्यर 82 पर आउट हुए, लेकिन इन 3 दमदार पारियों के बल पर भारत ने 8 विकेट पर 357 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। 358 रन के लक्ष्य को सामने देख श्रीलंका ने पहली ही गेंद पर सरेंडर कर दिया, जब जसप्रीत बुमराह ने पथुम निसांका को 0 पर एलबीडब्ल्यू किया। लेकिन ये महज शुरुआत थी और देखते ही देखते श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजी के आगे ढेर होते चले गए। हाल ये रहा कि श्रीलंका ने महज 14 रन के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। श्रीलंका की टीम इस स्थिति से निकल नहीं पाई और पूरी टीम महज 19.4 ओवर में 55 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इस विश्व कप की पहली टीम है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। छोटे से ब्रेक का आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने फाइटर की शूटिंग खत्म कर ली है। भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म फाइटर अब 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। और जवान OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद दर्शकों को इसके OTT पर आने का था इंतजार और आखिर ये इंतजार हुआ खत्म। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने युद्धग्रस्त गजा में इजराइल के हवाई अभियान को आबादी पर जानबूझकर बमबारी और हत्या की संज्ञा दी। उन्होंने UNHCR में विशेष दूत के तौर पर काम किया है। कन्नड़ फिल्म गराडी का ट्रेलर हुआ लॉन्च। गराडी फिल्म का निर्देशन योगराज भट्ट ने किया है। 10 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी। ब्रिटिश रॉक लेजेंड बैंड डीप पर्पल बेंगलुरु में अपने कार्यक्रम से पहले गुरुग्राम में प्रस्तुति देंगे। 15 दिसंबर को होगा इनका कार्यक्रम। और आइए अब समय है संस्कृत सीखने का। अपने पिछले अंक में हमने आपको माहेश्वर सूत्रों का क्रम एवं विशेषताएं समझाई थी। आइए आज के अंक में वर्णमाला की कुछ और विशेषताओं को जानते हैं अपने सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः। संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपनी वर्णमाला की। वर्णमाला में भी विशेष रूप से वर्गों की, जो हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन्हें बेसिकली व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यह 25 हैं और इन्हें संस्कृत में विशेष रूप से स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका विभाजन हमने 5 वर्गों में किया है। हर वर्ग में 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 लेटर्स हैं, 5 वर्ण हैं। कवर्ग में क, ख, ग, घ और ङ ये वर्ण हैं। हमने बचपन में बहुत सीखा है, क से कबूतर, ख से खरगोश। अब हम संस्कृत में भी इन्हीं वर्णों से शब्दों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की, क्योंकि उच्चारण ही संस्कृत को संस्कृत बनाता है। हर भाषा की अपनी एक महत्ता होती है, लेकिन संस्कृत की महत्ता उच्चारण में है। इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है। हर वर्ग में पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण नाम से ही स्पष्ट है कि जहां पर प्राण अर्थात वायु कम लगे, ऐसे वर्ण। और इसी क्रम में
दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है, जहां पर प्राणवायु ज्यादा लगती है, एम्फेसिस लगता है। और जो वर्गों का पांचवा लेटर है उसे हम नासिक्य वर्ण कहते हैं, जहां पर साउंड थोड़ा नेजल हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए क वर्ग को, जहां पहला लेटर क, पहला वर्ण क अल्प प्राण है, वहां पर बहुत ज्यादा आपको शक्ति लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क बहुत आसानी से बोल सकते हैं। वैसे ही ग को भी, ग भी क्योंकि अल्प प्राण है इसलिए उसे भी आप आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा और चौथा, चूंकि ये दोनों महाप्राण वर्ण हैं, इसलिए आपकी प्राणवायु शक्ति अधिक लगती है। ख और घ, अगर आप इन्हीं वर्णों को अल्प प्राण में बोलने की कोशिश करेंगे तो आपका वर्ण बदल जाएगा। अर्थात उच्चारण की बहुत महत्ता है, बहुत प्रमुखता से आपको वर्णमाला के उच्चारण का अभ्यास करना है। अब हम चलते हैं च वर्ग पर। यहां पर भी प्रथम और तृतीय वर्ण अर्थात च और ज अल्प प्राण है, वैसे ही छ और झ महाप्राण है। संस्कृत की वर्णमाला के अंतर्गत बने इन वर्गों का उच्चारण आपकी भाषा की शुद्धि, न केवल संस्कृत की अपितु हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की शुद्धि में आपका सहयोगी होगा। इसलिए आप करिए तब तक संस्कृत की वर्णमाला का अभ्यास। आपसे फिर मिलेंगे इसी सत्र में फिर एक बार, तब तक के लिए नमस्कार। और आइए नया सवेरा में अब हम बात कर लेते हैं मौसम की। मिजाज मौसम में भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों और मध्य इलाकों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी लहर के ताज़ा दौर के कारण आज से 6 नवंबर के बीच तमिलनाडु, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में अगले 7 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली वायु गुणवत्ता सूचकांक में किसी सुधार की उम्मीद नहीं। दिल्ली और एनसीआर का वायु प्रदूषण बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में रहेगा। और आइए अब विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं नजर। और आइए अब बात करते हैं अपनी साप्ताहिक संस्कृत गीत प्रस्तुति की। आज इस श्रृंखला में हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिल्म कल हो ना हो के प्रसिद्ध टाइटल सॉन्ग कल हो ना हो का संस्कृत संस्करण। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और स्वर दिया है प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने। तो आप देखिए डी न्यूज के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से इस गीत के संस्कृत संस्करण को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दृश्यं यदत्र श्वस्यां नवा प्रतिक्षणं परिवर्तयेत् रूपं हि जीवनं छायावत् कदा कदा तपं हि जीवनं प्रतिपलमिह जीवेदशेषं
दृश्यं यदत्र श्वस्यान्नवा कामयेति यस्त्वां पूर्णमनसा प्राप्यते समहत्प्रयासैः ईदृशस्तु कोऽपि कुत्रापि सोऽयमेव सर्वेषु रम्यः हस्तौ तदीयौ करयोः गृहाण सोऽयं दयालुः श्वस्यान्नवा प्रतिफलमिह जीवेदशेषं दृश्यं यदत्र श्वस्यान्नवा